हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को किया सस्पेंड। आईएएस आर.के. सिंह और प्रदीप कुमार के सस्पेंशन के आदेश जारी। बैंक फ्रॉड मामले में हो सकता है लिंक। कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉड मामले में हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन। सरकार की पैनल लिस्ट से बाहर हुआ कोटक महिंद्रा बैंक। हरियाणा में बैंक के सरकारी कामकाज पर भी रोक। हरियाणा में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 15 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। सरकार ने जारी किए आदेश। हरियाणा में सरकार ने दी अग्निवीरों और मजदूरों को बड़ी सौगात। न्यूनतम वेतन मजदूरी 11,000 से बढ़ाकर 15,200 की गई। अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को मिली मंजूरी। प्री कॉलेज विवाद पर फिर बोले दादूवाल। कहा, सिख समाज की भावना से जुड़ा है मेरी प्री कॉलेज। जब तक समाधान नहीं होता संघर्ष जारी रहेगा। गुरुग्राम के मानसर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को खदेड़ा। आक्रोशित कर्मचारियों ने बाइक में लगाई आग, किया हंगामा। यमुनानगर में सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा। 2 मकानों की दीवारें गिरी। 11 लोग गंभीर रूप से झुलसे। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे एक्शन के साथ। जो सरकार का देखने को मिला बैंक फ्रॉड मामले में सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है और इस बैंक को पैनल लिस्ट से बाहर कर दिया। बैंक में हरियाणा के सरकारी कामकाज जो है वो भी रोक दिए गए। जितने भी सरकारी कामकाज हैं हरियाणा के वो बैंक में नहीं किए जाएंगे, उन पे भी रोक लगाई गई है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभागों को इसकी जानकारी दी है। तो 160 करोड़ रुपए का जो है घोटाला सामने आया था, जिसके बाद लगातार इस मामले में जांच की जा रही है। कई जो आरोपी हैं इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में 160 करोड़ रुपए के एफडी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है और अब इस पे सरकार सख्त नजर आ रही है। एक्शन लिया है, कोटक महिंद्रा बैंक को लिस्ट से बाहर किया है। पैनल की जो लिस्ट है उसे बाहर कर दिया गया है। तो एक्शन देखने को मिल रहा है सरकार की तरफ से भी, और वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, छानबीन की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से भी मामले में जांच की जा रही है। कई आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लगातार खुलासे सामने आ रहे हैं कि किस तरह से एफडी जो है उसके पैसों को फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया था। फर्जी खातों में इन्हें ट्रांसफर किया गया और उसके साथ ही मुहर का इस्तेमाल किया गया। कई अधिकारी जो हैं इसमें वो उनकी भी जांच के घेरे में वो आए हैं, वो भी इस मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं। उन पे भी जांच जो है उनके खिलाफ भी की जा रही है। और इस सब के बीच ये एक्शन देखने को मिला है हरियाणा सरकार का, जिसमें अब कोटक महिंद्रा बैंक को पैनल से बाहर कर दिया गया है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को भी सस्पेंड किया है। आईएएस आर.के. सिंह और आईएएस प्रदीप कुमार को सस्पेंड किया गया है। और जहां तक जो है वो बताया जा रहा है, जानकारी है कि बैंक फ्रॉड मामले में लिंक हो सकता है, क्योंकि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव हैं आर.के. सिंह और इसके साथ ही पीएमडीए के अतिरिक्त सीईओ भी हैं आर.के. सिंह। और अब जो है ये सस्पेंशन के ऑर्डर आए हैं। 2 आईएएस अधिकारियों को बाहर निकाला गया है और आशंका जताई जा रही है कि ये जो बैंक फ्रॉड मामला हुआ है, इस मामले में ये सम्मिलित हो सकते हैं, लिंक हो सकता है इनका पूरे मामले में। इसी को लेकर सस्पेंशन किया गया हो, लेकिन ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अभी साफ कुछ भी नहीं है, स्पष्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने सस्पेंड किया है आईएएस आर.के. सिंह और आईएएस प्रदीप कुमार को। और इसमें से जो आर.के. सिंह है वो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव हैं। इसके साथ ही पीएमडीए के अतिरिक्त सीईओ भी हैं आर.के. सिंह, जिनको सस्पेंड किया गया है। तो अपने आप में ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 2 आईएएस अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड किया जाता है और आशंका और कयास तो ये भी जताए जा रहे हैं कि जिस तरह से बैंक फ्रॉड मामले में जांच चल रही है उससे इनके लिंक जुड़े हो सकते हैं, लेकिन साफ कुछ भी नहीं है, स्पष्ट फिलहाल कुछ भी नहीं है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अंकित, 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है और बैंक फ्रॉड मामले से जुड़ा लिंक जो है इसके शक भी जताए जा रहे हैं, क्या जानकारी इसको लेकर?
बिल्कुल, 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। एक आरके सिंह है, एक प्रदीप कुमार है। जी। दोनों आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और जहां तक बैंक फ्रॉड का मामला है, तो कहीं ना कहीं उसी से तार जुड़े हुए हैं, उसी से एक लिंक जुड़े हुए हैं। इसी वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की गई है। ये पूरा मामला सीबीआई को पहले ही सरकार सौंप चुकी है और सीबीआई ने वो मामला टेकअप कर लिया है। 1-2 दिन के अंदर ही, आज शाम को या कल ही सीबीआई इस पूरे मामले की जांच शुरू कर देगी। तो कहीं ना कहीं उससे पहले ही सरकार ने, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी इस पर पूरे मामले की जांच की थी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने, हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारियों को दोषी पाया है और उसमें आरोपी पाया है। तो आरोपी पाया है, इसी वजह से उन्होंने जब सरकार को इस बात से अवगत कराया तो सरकार ने सीबीआई का इंतजार ना करते हुए उससे पहले ही 2 अधिकारियों पर तो कार्रवाई कर दी है। और माना जा रहा है कि अभी 8 से 10 ऐसे आईएएस अधिकारी और भी हैं जिन पर कार्रवाई होनी बाकी है। अभी सीबीआई जब जांच करेगी तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। हमने कल देखा कि कल जब 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए तो उसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव जो हैं साकेत कुमार हों या दूसरे कई अधिकारी हों, उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दिया गया है। साकेत कुमार को मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा करके दूसरी पोस्टिंग दी गई है। वहीं जो डीके बेहरा थे, जो पंचायत विभाग में उस समय ऑफिसर थे, उनको राजभवन से हटा करके रेवेन्यू विभाग के अंदर सेक्रेटरी लगाया गया है। ऐसे ही कई ऑफिसर थे जिनका कहीं ना कहीं मामला, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो इनके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन जिस तरह की कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह की सजा के तौर पर देखा जा रहा है इनको कि पोस्टिंग से जो हटाया गया है और 2 आईएएस अधिकारियों को आज सस्पेंड कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये मामला कोई 590 करोड़ का या 160 करोड़ का ही नहीं है। ये मामला कहीं ज्यादा पैसे का लगता है और जब सीबीआई इसकी जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, लेकिन अंकित, जो आदेश जारी किए गए हैं विभाग की तरफ से, उसमें कोई भी कारण स्पष्ट तौर से नहीं दिया गया है, तो प्रशासनिक हलकों में क्या जिक्र हो रहा है इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सूत्र बता रहे हैं कि उसी वजह से ये हुआ है। और सस्पेंशन के दौरान ये नहीं लिखा है क्योंकि अभी वो पूरी तरह से उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसीलिए उसमें मेंशन नहीं किया गया है। और अगर पूरी तरह से चीजें जग जाहिर हो जाती तो फिर तो उसके अंदर लिख करके ही सस्पेंड किया जाता, इसीलिए सस्पेंड नहीं किया गया है। तो सस्पेंड किया गया है लेकिन उसमें लिखा नहीं गया है। जी बिल्कुल, मतलब प्रशासनिक हलकों में सिर्फ यही चर्चा चल रही है कि ये जो पूरा मामला है ये बैंक फ्रॉड से जुड़ा हो सकता है या उससे कहीं और अधिक। जी जी, कहीं ना कहीं ज्यादा का मामला हो सकता है और अभी जब सीबीआई जांच करेगी तो उसके बाद जांच का पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाधान शिविरों की व्यवस्था देखी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम ने व्यवस्था देखी, जायजा लिया और समाधान शिविरों में आए लोगों के साथ बातचीत की। महेंद्रगढ़, कैथल, हिसार, हांसी के लोगों से संवाद किया। अधिकारियों को सीएम ने समस्या के समाधान के भी निर्देश दिए। तो जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से, और ये जो समाधान शिविर है यहाँ पर लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो इसका जायजा लिया गया है। सीएम ने बात भी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके साथ ही महेंद्रगढ़, कैथल, हिसार, हांसी के लोगों से संवाद करते हुए अधिकारियों को सीएम ने समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। तो वहीं हरियाणा में गेहूं की खरीद को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस नेताओं ने खरीद को लेकर जहां सरकार को घेरा, मंडियों में पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने रोष भी जताया। सरकार पर मंडियों में व्यवस्था बेहतर ना करने के आरोप लगाए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मंडियों का दौरा भी किया और इस दौरान जो व्यवस्थाएं हैं मंडियों में उनको लेकर सवाल उठाए गए हैं। सरकार को घेरा गया है और साफ तौर पर जो नए नियम बनाए गए हैं उन पर भी विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। खुद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई मंडियों में दौरा करने पहुंचे और व्यवस्थाओं को देखते हुए सीधे आरोप लगाए हैं कि सरकार जो है उसने बेहतर नहीं की हैं व्यवस्थाएं इस बार जो है मंडियों में। धान का घोटाला, फिर आलू का घोटाला हुआ 50 पैसे किलो,
आलू बिके, अब ये गेहूं में घोटाला का नाम करने जा रहे हैं। भाई पहले यही किसान थे, हमारी सरकार थी, यही मंडियां थी, हर किसान को एमएसपी मिली, कभी किसी को दिक्कत हुई? बताओ आप तो यहीं के रहने वाले हो, कभी सुना था आपने कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉली पे नंबर प्लेट लिख के लाओ? वो बैलगाड़ी है, वो कहाँ जाएगी भाई? बैलगाड़ी से कोई ले आए? आपको पता होना चाहिए, ट्रैक्टर जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है। गरीब आदमी किराए पे करके लाते हैं, किराए पे कर नहीं सकते। मतलब ऐसे कानून बनाना जिसका कोई सिर ना पैर, सिवाय परेशानी के, क्योंकि इनकी एमएसपी देने की नीयत होती नहीं है। बाहर सस्ता बिक जाता है, मजबूरी में किसान बेचता है, कई कई दिन बैठा रहता है, मजबूरी बेचता है, और बाद में ये एमएसपी देते हैं, उसको बीच में घोटाला करते हैं, जैसे दान में किया। सर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बारिश अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ता है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बारिश तो अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है इस टाइम को। ऐसा है, बढ़ाने का बता क्योंकि हमारी तरफ से मांग आई है, किसान की बर्बादी की तरफ जा रहा है। जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए सर्वे किया जाए, ताकि लॉस किसान का भुगतान किया जाए, और इसमें बोनस दिया जाए गेहूं में। इसके टिकट दे करके विधायक बनाया क्षेत्र की जनता ने, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से खिलाफ काम किया, अनुशासनहीनता की, पार्टी खिलाफ वोट डाला। उनको शोकाज नोटिस हमारी अनुशासन समिति की तरफ से इशू किया गया। उस मेंबर एक दो व्यक्तिगत रूप से पेश भी हुए, लिखित में कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ नहीं भी दिया। अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट्स प्रदेश कांग्रेस को भेज दी। मैंने अपनी तरफ से उस पर नोट लगाकर हमारे प्रभारी श्री बिहारी प्रसाद जी को मैंने आगे भेजा है। बहुत शीघ्र उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न्यूज 18 से भी खास बातचीत की। दरअसल यमुनानगर की साढ़ौरा अनाज मंडी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे। मंडी में पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि सरकार ने किसानों को मजदूर बना दिया है। किसानों को गेट पास और पोर्टल से परेशानी हो रही है। साढ़ौरा अनाज मंडी में जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कार्यकर्ता लगातार मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुछ किसानों ने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी समस्या को लेकर अवगत कराया था। सर, इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ है। सर, आज आप अनाज मंडी में पहुंचे थे, क्या समस्याएं किसानों ने बताई और कैसा निजात मिलेगी? कई समस्या है, कहीं गेट पास, बायोमेट्रिक, गारंटर, पता नहीं ऐसे हालात क्या रखे हैं। किसान मजबूर हो रहा है, जब एमएसपी ना मिले इसको बाहर सस्ते में बेच जाए, बाद में एमएसपी ले लेंगे। ये घोटाला होने जा रहा है। कृषि मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि अगर बारिश आती है तो उससे धान का वजन बढ़ेगा, उसे कैसे देखते हैं आप? खेती नहीं करी होगी कभी। पोर्टल से जो है अनेक तरह की समस्याएं आ रही हैं, लगातार नियम जोड़ दिए गए हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, कैसे समाधान होगा? सरकार भी पोर्टल से चलनी चाहिए। क्या मंत्रियों की जरूरत है, सब पोर्टल से चल जाएगा। पोर्टल 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 कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पोर्टल वो होने चाहिए जो जनहित के पोर्टल, जो जन समस्या पैदा करते हैं, उनके पोर्टलों का क्या लाभ है? तो लगता है कि बदलाव होगा सर? बदलाव होगा कुछ? हम तो करेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया। तो थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कहा है कि किसानों को आ रही समस्या को लेकर लगातार जो है सरकार को सचेत किया जाएगा और जो बदलाव की जरूरत है वो भी की जाएगी। तो गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद से ही लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, मंडियों का दौरा कर रहा है और बार बार नए नियमों को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी पर सरकार की ओर से भी मंडियों में पहुंचा जा रहा है और आरोपों को जो भी उन पर लग रहे हैं विपक्ष की ओर से, उन्हें खारिज करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में खरीद को लेकर किसानों को कोई समस्या नहीं है। और जो नए नियमों की बात विपक्ष कर रहा है, जिनकी वजह से कह रहे हैं विपक्ष कि किसानों को परेशानी हो रही है, चाहे वो गेट पास हो या बायोमेट्रिक सिस्टम हो, उस पर भी कहना है सरकार का कि जो भी नए नियम बनाए गए हैं वो किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं।
किसान की फसल ठीक बिके, कोई दिक्कत ना आए। कोई पिछली बार जो जीरी वेदर जो दिक्कतें आई है उनको ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन किया है, और वो परिवर्तन हम किसानों के साथ बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। अभी गेट पास कटेगा, फिर उसका सारा सिस्टम जो होगा मंडी के अंदर ही होगा, अंदर जाके बाहर कुछ नहीं होगा। बाहर तो सिर्फ गेट पास कटेगा, मंडी गेट। किसी किसान को वापस जाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा प्रबंध कर लिया। बारदाना भी है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। किसी किसान की, मजदूर की, अगर इसकी आड़ती कोई समस्या तो हम सुनने आए हैं, वो सुन के उनका समाधान कर रहे हैं। आज विपक्ष की स्थिति क्या है वो किसी छुपी हुई नहीं है। शुक्र है वो सड़क पे आए हैं, मंडी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज से पहले तो उन्होंने ये कभी चिंता की नहीं, ना अपने राज्य में की, ना विपक्ष में की। आज पहली बार वो मंडियों में जाकर अव्यवस्थाओं की चिंता कर रहे हैं। परंतु किसान हित में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया उसकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए। बायोमेट्रिक की बात करेंगे, परंतु 48 घंटे के अंदर हम किसान की जे फार्म कटने के बाद पेमेंट डाल रहे हैं, उसकी चिंता क्यों ना करें? वो क्यों ना चर्चा करें? उनके राज्य में तो 3-3 महीने तो किसान की फसल का पैसा नहीं मिलता था। दूसरी बात, मुआवजे की बात आती थी तो 2-2 रुपए के चेक देते थे, 22-22 रुपए के चेक देते थे। पटवारियों के गुलाम लोगों को बना के रखा हुआ था। आज 24 फसलों को हम MSP पे खरीद रहे हैं, और सबसे बढ़िया व्यवस्था हरियाणा सरकार कर रही है। ना तो पंजाब की सरकार कर पाई, ना हिमाचल की सरकार कर पाई। इतने साल दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की रही, वो भी नहीं कर पाई। आज यदि हमने बायोमेट्रिक की है, वो मेरे किसान के हित में की है। मेरे किसान को जो लाभ मेरी सरकार दे रही है, वो अन्य प्रांत का किसान या कोई कालाबाजारी करने वाला आदमी मंडी में आकर उस प्रकार का लाभ ना ले सके। मेरे किसान की हितों की सुरक्षा के लिए हमने ये शुरुआत की है। लेकिन किसान की फसल भीग गई, गेहूं पूरा भीग गया, उसका उठान नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो किसान को हुई ना। देखिए, 1 तारीख को खरीद शुरू हुई, और बारिश कब से शुरू हो रही है? अभी मंडी में आई है फसल, वो तुलेगी। अब खेत में खड़ी भी फसल का नुकसान हो रहा है। अब फसल आई है, ओलावृष्टि हो गई, बारिश हो गई, कितनी भी बड़ी व्यवस्थाएं आप खड़ी कर लो, वो व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं जब प्राकृतिक कोई आपदा आती है। हमें भी अनुमान नहीं था कि 1 अप्रैल के बाद बारिश हो जाएगी। 31 तारीख को बारिश आई है। का कोई भी किसान किसी भी पॉलिसी से परेशान नहीं है। उससे कुछ लोग परेशान हो सकते हैं जो उस पॉलिसी का मिसयूज करते थे, जो उसका लाभ लेने का काम करते थे। और पिछली खरीद में भी बहुत सारे किसानों की शिकायत आई थी कि जिनका नुकसान हुआ, प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ और उसकी गिरदावरी हुई, और उसी किसान के नाम से कोई दूसरा फसल बेच के चला गया, तो उसको उसका मुआवजा मिलने में दिक्कत आई। उस दिक्कत को देखते हुए हमने कुछ सावधानियां बरतने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, और आज हरियाणा का कोई भी किसान उस बात से परेशान नहीं है। आज हरियाणा के किसान संतुष्ट हैं, और उनका एक एक दाना खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी, और 48 घंटे में किसान के खाते में भी सीधा पैसा देने का काम करेंगी। अभी हमने अपना पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया, प्रत्येक बूथ पर मना। प्रत्येक बूथ पर हमने किसानों से भी बात करी है, सभी लोगों को सरकार की नीतियों की भी बात की है, और प्रत्येक प्रकार की जमीनी जानकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है। 7 तारीख से 12 तारीख तक हमारा गांव चलो बस्ती चलो अभियान हमारे सभी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में है, और सारी जानकारियां मिलती है। आज किसी भी प्रकार की परेशानी किसी किसान को नहीं है, और आने वाले समय में हम प्रत्येक बूथ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को हम मनाएंगे, और 13 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जहां प्रतिमाएं लगी हैं और जहां शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई हॉस्टल हैं, उन सब पर स्वच्छता का अभियान रहेगा। तो सरकार लगातार दावे कर रही है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो किसानों की सुविधा के लिए की गई है, और जो किसान है उसकी फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा। चलिए अब आपको गुरुग्राम के मानेसर लेके चलते हैं, जहां जबरदस्त तनाव देखने को मिला। पुलिस और कर्मचारियों के बीच टकराव होता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, जिसके बाद कर्मचारियों में रोष देखने को मिल रहा है। माहौल तनावपूर्ण है। कर्मचारियों ने एक बाइक में आग भी लगा दी। गुरुग्राम पुलिस ने कर्मचारियों को वहां से खदेड़ दिया। दरअसल
न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर कई कंपनियों के कर्मचारी जो हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इलाके में धारा 163 लगाई गई है जिसके तहत प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। और जब प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचते हैं कर्मचारी, तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस भी पहुँचती है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी होती है, बहसबाजी भी होती है और पुलिस इसके बाद लाठीचार्ज कर देती है, जिसके बाद कर्मचारियों में रोष और बढ़ जाता है। और ये रोष इस हद तक बढ़ जाता है कि एक कंपनी के बाहर खड़ी बाइक को कर्मचारियों ने आग ही लगा दी। जबरदस्त बवाल देखने को मिला और हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते गए। मांगे हैं इनकी न्यूनतम वेतन को लेकर और उसी को लेकर प्रदर्शन है। मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है मानेसर में, जिस तरह से टकराव पैदा हुआ है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, किस तरह की स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अब जो है काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है मानेसर के इलाके में, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मानेसर में है, IMT मानेसर के अंदर। वहीं पर ये जो न्यूनतम वेतन को लेकर के कई दिनों से जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि आक्रोश था कर्मचारियों में। आज उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन मार्च जो है निकालने का आह्वान किया था, लेकिन कल जिस तरह से सरकार ने घोषणा की थी उसके बाद काफी लोगों ने अपनी उस विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया था। लेकिन आज कुछ कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जाकर के वहां पर जब विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। इसी के चलते कई सारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने पुलिस की राइडर को आग लगा दिया। इसके साथ साथ कंपनी के अंदर खड़ी हुई कई गाड़ियों को में भी तोड़फोड़ कर्मचारियों की तरफ से की गई है और उसके बाद बल प्रयोग करके पुलिस टीम ने वहां से खदेड़ा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि बहुत सी कंपनियां जो है उनकी छुट्टी कर दी गई है एहतियातन तौर के ऊपर और काफी संख्या में पुलिस बल को मानेसर में तैनात किया गया है। जी, इलाके में धारा 163 लागू थी, इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जो है वहाँ इकट्ठा हुए थे। फिलहाल जो है जो लाठीचार्ज होता है उसमें किसी के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है अभी तक या नहीं? बिल्कुल, देखिए हल्की फुल्की चोटें कई लोगों को लगी हैं। पुलिस के भी कई जवानों को जो है हल्की फुल्की चोटें आई हैं, क्योंकि पत्थरबाजी भी एक तरह से की गई थी कर्मचारियों की तरफ से। पुलिस की राइडर गाड़ी जो है बाइक है उसको आग के हवाले किया गया था। इसी तरह कंपनी के अंदर खड़ी हुई कुछ गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ कर्मचारियों की तरफ से की गई थी। कल ही जिलाधीश ने धारा 163 लगा दी थी और सख्त मनाई थी कि लोग इकट्ठा नहीं होंगे। बावजूद इसके आज कई कंपनियों के जो कर्मचारी थे वो इकट्ठा हुए, विरोध प्रदर्शन करना चाहा तो उसके बाद ही गुरुग्राम पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ा है। फिलहाल हम कह सकते हैं स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी प्रशासन नजर बनाए हुए है ताकि कर्मचारियों को समझाया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि कल सरकार ने एक तरह से करीब 30 से 35% के बीच वेतन के अंदर वृद्धि की है और ये मैसेज कहीं ना कहीं कर्मचारियों तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आज का जो हालात है वो इस तरह से बेकाबू हुए और वहां पर एक तरह से ना सिर्फ तोड़फोड़ हुई बल्कि पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। धर्मवीर, कोई आंकड़ा सामने आया है अभी तक लगभग कितने कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं इसका? देखिए, पहले जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे करीब 7000 कर्मचारी इसमें शामिल थे, कई सारी कंपनियों के कर्मचारी इसमें शामिल थे। लेकिन कल जब यूनियन के जो लोग हैं, जो लेबर यूनियन है, उनके लोगों ने ये कह दिया था कि अब वो विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार के फैसले से खुश हैं, तो उसके चलते आज जो प्रदर्शनकारी थे उनकी संख्या करीब 1000 से 1500 लोगों के बीच ही थी, क्योंकि बाकी लोगों तक ये मैसेज पहुंच चुका था तो वो प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। लेकिन आज जितने भी लोग प्रदर्शन में शामिल हुए उन लोगों ने जब इस पर तोड़फोड़ की तो उसके बाद गुड़गांव पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद ही जो हालात है वो एक तरह से काबू में किए गए। फिलहाल लेबर डिपार्टमेंट के लोग और जिला प्रशासन के लोग जितने भी जो यूनियन के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच सके कि सरकार ने उनके वेतन वृद्धि को लेकर जो फैसले लिए हैं उनकी जानकारी वहां तक पहुंच सके, ताकि जो पूरा माहौल है वो एक तरह से काबू में रह सके। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, अगर ये हड़ताल बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि 7000 के करीब कर्मचारी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अगर इतने लोग हड़ताल करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। जी बिल्कुल, इसीलिए जो है लेबर डिपार्टमेंट को एक तरह से कहा गया है कि वो सभी जो कर्मचारी यूनियन है उनके साथ और जो कंपनी के मैनेजमेंट है उनके साथ बातचीत करे और उसके बाद जो मैसेज है सरकार का वो पहुंचाया जा सके और उनकी बातें सुनी जा सके कि अगर जो सरकार ने फैसला लिया है उससे क्या कर्मचारी खुश है या नहीं है, और अगर उसमें कुछ बदलाव करना है या उसमें कोई सुझाव है तो सुझाव भी लिए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि प्रशासन की नजर यहाँ पर बनी हुई है और लगातार सुबह से ही लेबर डिपार्टमेंट के साथ साथ जो जिला प्रशासन है, पुलिस बल है और साथ में जो कंपनी के जो ओनर्स हैं उनके साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं
जितने भी लेबर हैं, जितने भी यूनियंस हैं, उनके प्रधान हैं, उनको भी इस बैठक में शामिल किया गया है और उनसे बातचीत की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो फिलहाल जो है पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। मांगे हैं न्यूनतम वेतन वृद्धि की, जो मांगे हैं ये पूरी भी कर ली गई थी, कल लौट भी गए थे कर्मचारी, लेकिन बावजूद इसके आज तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।